नमस्कार बच्चों। आज हम एस डी यादव के सॉल्यूशन का आरंभ करने जा रहे हैं। ये आज हमारा पहला दिन होगा। जो आज हम चैप्टर चुने हैं वो है आपका संख्या पद्धति। हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और अंत तक इसका पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये हमारा आज का पहला चैप्टर है और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है या पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम पहले पूर्णांक की परिभाषा यहां पर लिख देते हैं। शून्य सहित, शून्य सहित ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक के समूह को, शून्य सहित धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक को, शून्य सहित धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को, शून्य सहित धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। यहां पर क्या लिखा, शून्य सहित धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसका प्रारंभ जैसे हम कहें तो इधर क्या होता है, शून्य से इधर की ओर 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन इधर की ओर जाएंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हमने लिखा यहाँ पर ये क्या है, ये पूर्णांक, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या लिखा हमने, शून्य सहित धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो पूर्णांक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, एक तो है धन पूर्णांक और दूसरा है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, हम इनको भी डिफाइन करेंगे हम। तो हमें पता है जो धन पूर्णांक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पर इनकी परिभाषा क्या आ जाएगी, प्राकृतिक। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हमें संख्याओं के बारे में ये नहीं पता कि कौन सी संख्या यानी किस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, किन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, या पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि पूर्णांक संख्या, मैथ में पढ़ रहे हैं लेकिन संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि पूर्णांक क्या होते। तो हमने यहाँ पर बता दिया आपको, शून्य को भी धन पूर्णांकों तथा ऋण पूर्णांकों के साथ काउंट कर लिया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे या पूर्णांक कहेंगे। तब पूर्णांक को हम कितने भागों में बांटा गया है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब यहाँ पर धन पूर्णांक क्या होते हैं, तो हमें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। पहले आज हम यही संख्या पद्धति का सामान्य परिचय पहले देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। धन पूर्णांक,
धन पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। तो जो इनकी स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? 1 है, 2 है, 3 है, यानी जो भी संख्या होंगी प्लस में होगी। और काउंट यानी कहने का मतलब जिन वस्तु, और प्राकृतिक संख्या क्या होती? जिन संख्याओं का प्रयोग हमें वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वही प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? धन पूर्णांक, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये आपका आ गया किसका परिभाषा, ये आ गया धन पूर्णांक। अब हम ऋण पूर्णांक, अब हम पढ़ेंगे ऋण पूर्णांक। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहते हैं, इनकी स्टार्टिंग कहां से होती? तो इनकी स्टार्टिंग जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से, कहां से? माइनस इनफाइनाइट से होती है, जो वो किधर की ओर डॉट 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 -1 -2 -3 इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा? -1 -2 -3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऋण पूर्णांक। क्या आ जाएगा आपका? ऋण पूर्णांक। तो उसके बाद जो है ये जो धन पूर्णांक है इनको भी कई भागों में बांटा गया है। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही धन पूर्णांक कहलाता है। तो इस तरीके से इन धन पूर्णांकों को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं सामान्य परिचय के रूप में, जैसे आपका सम संख्याएं आ गया। क्या है? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और हम लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो इनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। और विषम संख्याएं क्या होती है? तो जस्ट इसी का अपोजिट, वे संख्याएं या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती, क्या है? विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है या जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब यहां पर बात आ जाएगी, अब सम संख्याओं का जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन हम ये भी कह सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि सम संख्याओं का समुच्चय कितना होगा तो अनंत होगा। हम यहाँ पर किसी भी संख्या का समुच्चय पूछ लें, चाहे वह धन पूर्णांक का समुच्चय पूछ ले, चाहे ऋण पूर्णांक का समुच्चय पूछ ले या पूर्णांक संख्या का समुच्चय पूछ ले, क्योंकि हमें संख्याओं के बारे में नहीं पता कितनी संख्या हो सकती है, कौन सी यानी किस प्रकार की संख्या कितनी हो सकती है, यानी हमें ज्ञात नहीं है। इस तरीके से हम सम संख्या का समुच्चय पूछे तब भी अनंत, विषम संख्या का समुच्चय पूछे तभी अनंत, और भाज्य संख्या किसी में पूछे तो क्या होगा? अनंत। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याओं के एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
इस तरीके से इन्फिनिटी इसलिए लिखा जाता है कि किसी भी प्रकार की संख्याओं का समुच्चय कितना होता है ये हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि संख्याएं कहां तक लिखी जा सकती हैं ये किसी को नहीं पता, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनंत। अब हम पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है या भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वह संख्या जो दो और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या है? जो वह संख्या जो दो और एक के अतिरिक्त, दो और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या में अगर हम देखें कि 1 2 3 4 हम लिखें, अब यहां पर कौन सी ऐसी, या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के अधिक कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्याओं के कम से कम भाज्य संख्याओं कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड। तो यहां पर हम देखते हैं 1 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 4 का गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर जो फॉलो होता है, पहली भाज्य संख्या 4 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 होती है। थोड़ा सा इसको हम यहां पर खिसका लें, सॉरी, सह अभाज्य संख्या। अब पहली बात तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होंगी, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे, अब यहां पर देखते हैं, एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, पहली बात तो यहां पर एक कट जाए। 2 को देखते हैं, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, बाकी और अन्य की संख्या से नहीं कटेगी। यानी 1 और 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, यानी एक और यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह अभाज्य संख्या। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये जो है या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। तो इस तरीके से यहां पर देखते हैं 3 भी या तो 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, यानी स्वयं से। तो इस तरीके से यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर हालांकि संख्याओं के बारे में विधिवत जानकारी प्रदान करें, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, सम संख्याएं क्या होंगी, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। और वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, या फिर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 मिले, क्योंकि एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है। यहाँ पर देखते हैं 2 1 से भाज्य है, 1 से भाज्य है और 2 से भाज्य है, यानी स्वयं से भाज्य। 3 भी 1 से भाज्य है और स्वयं से। तो यहाँ पर देखते 4 ही ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं या फिर हम कह सकते धन पूर्णांकों में पहली संख्या 4 ही है जो स्वयं के अतिरिक्त 2 अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, आपकी पहली भाज्य संख्या। अब हम यहां पर पढ़ा का भाज्य, अब हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब आया बात सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती, सहअभाज्य संख्याएं क्या होंगी, वे यानी उन संख्याओं का युग्म या संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड
केवल एक हो अर्थात उनका मासा एक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो अब हम यहां पर इसको, वैसे तो हमने यहां पर सारा परिचय दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो यहां पर ही हम इस पार्ट में ही हम एक और अलग से या फिर ले लेते, अलग से ले लेते, इसको हटा देते हैं, इसको हम हटाइए आपके। तो अब चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, नहीं तो इरेज कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अब यहां पर हम इसको इरेज करते हैं, या फिर यहीं पर हम एक पार्ट और लिख देते हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? हम यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो शून्य सहित धन पूर्णांकों को, शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि हम धन पूर्णांकों में शून्य को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो लिखेंगे यहां पर शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का? तो उदाहरण के लिए हम लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो ये आपका आ गया इसका पूर्णांक संख्या। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। संख्याओं के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, तो इसको हम पहले तो इरेज करते हैं क्योंकि ये भर गया होगा। अब हम बताएंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसमें से अगर हम कहें वास्तविक संख्याएं क्या होती, तो वास्तविक संख्या जैसे हमने वहां पर लिखा था पूर्णांक में, क्या लिखा था? पूर्णांक में। तो वही चीज है ये वास्तविक संख्या है, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं को हम थोड़ा परमेय अपरमेय में व्यक्त करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में जैसे जीरो के राइट में जो होगा वो सब प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगे, 1, 2, 3 या धन पूर्णांक में आ जाएंगे इन्फिनिटी। और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी माइनस का। तो इन संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं। लेकिन इन संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। हम इसको इसलिए बताना जरूरी समझते क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो परमेय अपरमेय संख्या के जानने की बात करते हैं तो वहां पर लड़कों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर समझा कि आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि क्या होती है वास्तविक संख्या। तो परमेय अपरमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बात यहां पर आ गई है परिवास्तविक संख्याओं में जो परिभाषा निकल कर आई, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को। तब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहां पर एक चीज और चाहिए, लिख दे, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य, सॉरी, हाँ, शून्य सहित परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक। अब यहां पर जानेंगे हम परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, और हालांकि छोटे क्लासेस में इनके बारे में विधिवत बताया जाता है, लेकिन उतने समय हम ध्यान नहीं देते। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q रूप में लिख सकते हैं। इनकी परिभाषा क्या आ जाएगी? वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू रूप, और जहां पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू रूप में, p बाई क्यू, और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है, कहलाती है। यहां पर तो कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन किस तरीके का? जैसे हम कहते हैं 1/2 आ जाएगा आपका, और हम कोई भी पॉइंट संख्या भी लिख सकते हैं, कोई 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपके 1 2 3 इस तरीके के जो एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये कोई भी संख्या हो इस तरीके की, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो वो भी चल जाएगी, क्योंकि उन्हें हम p अपन नीचे किसी भी प्राकृतिक संख्या के नीचे भी हम एक मान सकते हैं। तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या है, वो दशमलव में हो या भिन्न में हो या पूर्णांक में हो, ऐसी कोई भी संख्या हो उसको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। अब बात क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते। वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर परिभाषा लिखी। अब क्या है? एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? उदाहरण। तो उदाहरण में क्या आता है? तो इनके एग्जाम्पल में जिसे हम कहते हैं कोई भी रूट में संख्या हो, लेकिन हाँ कोई ऐसा पूर्णांक जो रूट में हो और उसका वर्गमूल ना निकल रहा, जैसे √3, √2, √5, इस तरीके से। तो कभी कभी इस तरीके के सवाल यहां पर सवाल में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वो सॉरी कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं। तो इस तरीके से संख्याएं दे दीजिए, जैसे यहाँ पर √2, √4, √5, √3। तो हमें तो यही पढ़ा, यही हम जानते कि रूट में कोई भी संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसी संख्याएं नहीं जिनका वर्गमूल निकल सकता हो। जैसे अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या होगी। तो जिन संख्याओं का हाँ रूट में हो परंतु उन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है,
तो वो फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलता उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और एक चीज आपको बता दें, जैसे आपका हाँ इनफाइनाइट आ जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और क्या आ जाए, और इसे हम पाई देखें, हम पाई यहां पर आ जाए, जैसे अपरिमेय संख्या, वहां पूछ सकता है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो वहां पर परिमेय संख्या अगर पूछेगा तो जाहिर बात अपरिमेय का चिन्ह देगा। तो अपरिमेय के चिन्ह में क्या, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इस तरीके की सारी संख्याएं क्या आ जाएंगी, ये सभी की सभी आपकी अपरिमेय में काउंट होंगी। हाँ, लड़कों का डाउट एक रहता है कि जो पाई का मान कहीं पर आपका 180 दिख जाता है और पाई का मान कहीं पर 22/7 दिख जाता है। तो याद रखेंगे, कभी भी नंबर्स दिख जाएं इस तरीके से तो सदैव उनको हम परिमेय मानेंगे। लेकिन ये खुद पाई अगर दिख जाएगी तो इसे हम अपरिमेय ही मानेंगे। ऐसा कोई भी प्रतीक दे दिया जाए जो नंबर को ना दर्शा रहा हो, उससे हम सदैव क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। तो इनको हम क्या परिमेय मानेंगे, लेकिन ये प्रतीक है, हमें नहीं पता कौन संख्या है, तो इनको हम परिमेय नहीं मानेंगे, सॉरी क्या मानेंगे, अपरिमेय ही मानेंगे। तो इस तरीके से ये आपके जो एग्जाम्पल हो गए, ये सारे के सारे किसके हो गए, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो है वो परिचय जो है होता है वो समाप्त होता है संख्याओं के बारे में। हालांकि हमने काफी अच्छे से बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पिछली क्लासों में भी आपने जाना होगा इनके बारे में। स्टार्ट करिए। तो अब क्या है कि अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आज हम इसका यानी यहां से आज जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो आज का पहला टाइप है, क्योंकि यहां पर हम पहले तो सारे बुक के टाइप्स पढ़ा देंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो वैसे तो आप टाइप वाइज अगर पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप भी लगा सकते हो। तो पहले हम आज का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या है आपका, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये आज का पहला टाइप है। तो पहली बात तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, अर्थात क्रमागत प्राकृतिक संख्या जब बोल दिया जाए तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होता है, वो अंतर होता है, वो कितना होता है, 1। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन बोल दिया जाए जैसे 10। अब इन संख्याओं को योगफल जिसे हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रथम पद a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंतिम पद को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वैसे तो नंबर काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक n, यानी कितनी संख्याएं हैं इस पूरे समूह में। उसके बाद अंतिम पद जो यहाँ पर लिखा होता है हम l कहते हैं। क्या कहते हैं, l। तो इस तरीके से जो योगफल होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसे हम सूत्र लिखते हैं, योगफल बराबर होता है n/2a + l। यहां पर l क्या है, आपका अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद। a क्या है, प्रथम पद। n क्या है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इस तरीके से क्या होता है, योगफल निकालते हैं। तो सूत्र आपको याद रखना होगा। वैसे तो हम बताते हैं पहले सारी चीजें इनके बारे में, पहले इसको हम इरेज करते हैं तो क्या क्या होगा। तो किसी भी, तो हाँ समझ गए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें निकालना होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या कहते हैं इसे हम, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो क्यों कोई भी सीरीज दे रखी है तो पदों की संख्या निकालते समय हम क्या करेंगे, l - a/d + 1, अर्थात ये n निकालने का सूत्र है। यानी किसी भी सीरीज में कितनी संख्याएं हैं
वो संख्याओं को निकालने का सूत्र क्या, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद अपान सार्वंतर। तो इन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। ये आपका क्या है, ये आपका है प्रथम पद, यानी जहां से श्रृंखला स्टार्ट होती है उसमें से जहां से स्टार्टिंग होती है वही पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। आपका ये क्या आ जाएगा, इसे हम कहेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है, जैसे हम कक्षा 10-9 में हमने पढ़ा है कि कोई भी क्रमागत सीरीज दे दी जाती है और प्रत्येक निकटवर्ती पदों के बीच एक समान डिफरेंस मिलता है। जैसे अब कैसे बताएं, जैसे हम 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब इसे यहाँ पर एक सीरीज दे रखी, ये क्रमागत है, भले ही यहाँ पर देखते हैं छोड़ छोड़ के लिखा है, यानी सम संख्याओं को लिखा, जैसे अंतर कितना है, 2 का अंतर, अगली दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर, फिर अगली दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर। तो इस तरीके से क्या है, इन यानी क्रमागत संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होता है, प्रत्येक निकटवर्ती पदों के बीच जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे ही हम सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर सदैव नीचे रखा जाता है। उसके बाद जो योगफल, क्योंकि इनको हमें लिखना पड़ेगा तभी आप लोग कर सकोगे। उसके बाद जो योगफल का सूत्र होता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को योगफल कैसे निकालेंगे, तो योगफल बराबर होता है यहां पर n/2। अब हमने n बता दिया है कि पदों की संख्या, जो भी श्रृंखला, जो भी क्रमागत संख्या दी होंगी उसमें कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ n। और यहां पर a प्लस l अर्थात प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहां पर योगफल निकालने के लिए हमें इतनी चीजों का हमें ज्ञान हो। हालांकि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे वहां पर एक समांतर श्रेणी आती, क्या आती, समांतर श्रेणी, अगर जिसने पढ़ा है वो आसानी से लगा सकता है। यदि अंतिम पद नहीं दिया है तो उसके लिए एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सूत्र आता है, जहां पर वही चीज है कि यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ समूह, यानी जो संख्याओं का समूह, यानी कि सीरीज में या श्रृंखला में कितनी संख्या है, a क्या है प्रथम पद, n क्या है वही चीज नंबर, ये d क्या है सार्वंतर। Sn का क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि जितनी संख्या है उन संख्याओं का योगफल Sn कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सीधा एग्जाम्पल, क्या लिखते हैं, सीधा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है यहां पर आपका, जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 60। पूछ कह रहा है दी गई श्रृंखला का योगफल ज्ञात कीजिए, या दिए गए क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर कहां तक संख्याएं हैं, 60 तक। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर n बराबर कितना होगा, यानी 1 से लेकर 60 तक का, जाहिर सी बात यहां तक नंबर ऑफ n कितना होगा, यानी n का मान कितना होगा, 60 होगा। और वहां पर प्रथम पद क्या है, 1 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्वंतर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब n पता है तो हमें सार्वंतर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सार्वंतर का जो प्रयोग किया जाता है वो n निकालने के लिए। और l कितना है, जो अंत में लिखी होगी संख्या उसे हम l कहते हैं। अब यहाँ पर योगफल निकालेंगे, योगफल श्रृंखला का योगफल सूत्र होता है n/2 a प्लस l। तो हम देखते हैं a प्लस l का योग, यानी अंतिम पद और प्रारंभिक पद का योगफल कितना आ जाएगा, 61, और n का मान कितना है, 60। तो 60/2 इंटू अंतिम पद प्रारंभिक पद का योग कितना आ जाएगा, 61। यहां से 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 30 मल्टीप्लाई 61। अब हमने देखा कि शून्य गुणा में आता है तो पहले शून्य लिख लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। तो शून्य को हमने लिख लिया और बचा कितना, 3। अब 3 का गुणा करेंगे शेष संख्या, 3 1 के 3 और 3 छंग 18। इस तरीके से क्या आ गया आपका, दी गई संख्याओं का योगफल। क्या आ गया, दी गई संख्याओं का योगफल। इस तरीके से और हम संख्याएं लेते हैं आपको। हाँ, तो क्या है, संख्याएं क्या है, तो यहां पर फिर अगली सीरीज है, जो दूसरा नंबर है 21, 22 की बाद 23, 24 एंड सो ऑन 70
5। फिर तीसरा प्रश्न आपका क्या है, वो है 2 4 6 8 एंड सो ऑन 60। फिर आपका चौथा क्या है, चौथा है आपका 28 30 और उसके बाद आपका है 32 34 एंड सो ऑन 80। और उसके बाद ये 5 आपका क्या है, 5 है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यानी क्रमागत विषम संख्याएं दी है तो यहाँ पर 69। और फिर छठा प्रश्न है आपका जो वो है 23 है, फिर 25 है, 27 और डॉट 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 71। अब हम क्या है इस सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सर्वप्रथम जब भी हम योगफल निकालेंगे तो सबसे पहले जो सीरीज दी गई है उसमें कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले संख्याएं निकालने के n का मान निकालने के लिए हमें पता है सूत्र क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। तो अंतिम कितना है 75, कितना है 75 माइनस 21 अपान चारवंतर कितने का है d का मान 1 और प्लस का 1। यहां पर घटाते हैं, पहली बात तो 75 में 21 तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से यहां पर लिखिए, एक से इसमें भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ जाएगा। तो 54 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, n का मान जो आ जाएगा वो आपका n का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 55। अब n का मान मिल चुका है तो योगफल निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो पहले हम निकालते हैं, सूत्र लिखते हैं n बाई 2 a प्लस एल। तो क्या सूत्र होता है n बाई 2 a प्लस एल। तो इस तरीके से यहां पर n का मान 55 है अपान 2, और जब हम प्रारंभिक पद और अंतिम पद जोड़ते हैं तो 5 1 6 ये आ जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब यहां पर भाग देते 2 1 के 2 और 2 चौके 8 2 अट्ठे 16। अब हम गुणा करेंगे 48 में गुणा 5 से, सॉरी 55 से, 5 शून्य शून्य 5 5 अट्ठे 40, कैरी आ जाएगा आपका 4, फिर 5 अट्ठ 40 4 44। तो फिर से अगर हम 5 से वही गुणा करेंगे तो 0 4 4, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 4 8 4। तो 48 40 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 48 40 क्या आ जाएगा 48 40 का आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सवाल, क्या है दूसरा सवाल लगाते हैं, वहां इरर है वो खुद इधर, ठीक है ना, वो खुद इरर है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ये सही जो इसका आंसर आएगा 48 40। अब यहां पर देखते हैं क्या, इसको लगाते हैं, इसको हम लगाएंगे तो कैसे, तो वही पहले हम निकालेंगे यहां पर नंबर ऑफ संख्या। वैसे तो हम यहां पर देखते हैं कि क्रमागत सम संख्या है तो हम n का मान तुरंत 2 कॉमन लेकर, यानी अंतिम पद में 2 से भाग लेकर हम निकाल सकते हैं। तो अगर 2 से भाग देंगे तो देते ही 36 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के वही आपको एक रूल बताते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको बताएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए n का यानी संख्या निकालने के लिए हम अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर, और सार्वंतर में वही होता है जो दो प्रत्येक पद में डिफरेंस, देखते हैं यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस का 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51, सॉरी यहाँ पर 58 आ जाएगा, और अपान 2 प्लस का 1, और यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये 29, कितना 2 दूना 4 और 2 नवा 18 प्लस का 1, फाइनली n का मान आ जाएगा 30। योगफल जब निकालेंगे तो सूत्र क्या लगाएंगे, n बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n बाई 2 प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल कितना आ जाएगा 62। तो यहां पर हम भाग देंगे, 2 3 6 2 1 2, तो इनको पहले शून्य को हम लिख लें, उसके बाद इसका जो बची संख्या 3, इसका गुणा 3 1 के 3 3 3 का 9, ये कितना आ जाएगा 930। तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब आपको बताते हैं कौन सा सवाल, चौथा पांचवा, एक ही रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है इसका, तो आप लोग पहले कंप्रोमाइज ठीक से कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपका
सब सिस्टम सुधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 28, 30, 32, 34, कोई भी दिक्कत नहीं, बस सबसे पहले हम निकालेंगे n। तो n निकालने के लिए क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर। हम देखते हैं प्रत्येक पद के बीच जो डिफरेंस निकल रहा है वो 2 का और प्लस का 1, प्रारंभ अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे 2 यानी सार्वंतर प्लस का 1। तो घटाते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैरी लाएंगे यहाँ पर 10, 10 में से 8 चला गया 2, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 और 2 से भाग देंगे और प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी कुल मिला के n का मान कितना आ जाएगा 27, n का मान 27 आ जाएगा, तो 26 1 27। अब योगफल निकालते हैं इसका, योगफल तो क्या होता है योगफल, तो वही चीज n/2a प्लस l अर्थात प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहां पर 27/2, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और 108, फाइनली कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, पहली बात तो भाग 2 5 6 10, 2 चौके 8। अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 27 गुणे 27 और गुणा का 2, क्योंकि 27 गुना 54 होता है, हमें पता है 27 गुणे 27 क्या होता है 729, 27 स्क्वायर 729 होता है गुणे 2, या फिर आप गुणा कर लेंगे तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5 और 2 7 14, इस तरीके से 14 और 58 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 और 58 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम इसको भी इरेज करते हैं। अब बचा कौन सा 5 और 6, तो वही चीज सबसे पहले n निकालते हैं। क्या निकालते हैं n निकालते हैं। तो n निकालेंगे तो वही अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर। तो देख रहे हैं क्रमागत विषम संख्याएं हो, क्रमागत सम हो या विषम हो, उनके बीच का जो सार्वंतर होता है वो 2, तो 2 हमने लिख दिया और प्लस का 1 सूत्र में होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर प्लस 1। तो यहां पर n कितना आ जाएगा, तो हाँ तो घटा देंगे 68/2 प्लस का 1, तो n बराबर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 प्लस का 1, फाइनली आ जाएगा ये 35। कितना आ जाएगा 35। तो वैसे तो हमें पता क्रमागत अगर क्रमागत विषम संख्याएं और उनका स्टार्टिंग 1 है, तो जितनी संख्याएं होंगी यानी n का मान जो होगा उसका स्क्वायर ही क्या होता है उन संख्याओं का योगफल। लेकिन फिर भी हम सूत्र लगा के आपको बता रहे हैं, योग फल बराबर जो होगा वो n/2 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहां पर 35 गुणे 35/2 और यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 69 प्लस 1 कितना आ जाएगा 70, तो 70 को हम भाग देंगे तो 35, और 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या हम गुणा कर लें या 35 का स्क्वायर निकाल लें। तो हमें निकालने का तरीका जो होता है वो हम उनको बता रहे हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका। इसे इकाई का अंक पहले इस इकाई का वर्ग कर ले, क्या करें इसे संख्या दिख रही है तो पहले का इकाई का वर्ग 5 पंजे 25, कैरी जो है वो लिख देंगे, फिर जितनी संख्याएं दिख रही है उनका सबका गुणा, घात सहित सबका गुणा, जैसे 5 3 15 दूना 30, 30 2 सिर्फ क्या है हमने क्या कहा पहला स्टेप होता है इकाई का वर्ग करें और जितना है वो लिख दे, रिमाइंडर अलग कर दे, फिर जितनी संख्या है घात सहित सबका गुणा करें, घात सहित सबका गुणा अर्थात 5 3 15 दूना 30 2 32, अर्थात यहाँ पर कैरी कितना आ गया 3, और फिर अब दहाई का वर्ग करें और रिमाइंडर जोड़ दे, 3 3 का 9 3 12, ये आपका आ गया क्या क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन हमने बताया था क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है, यहां पर लिख ले नोट पॉइंट में, क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है
वो होता है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर होता है, अर्थात जितने, लेकिन हाँ याद रहे कि प्रारंभ कहां से हो, यदि ये रूल कब लगेगा, जब उस संख्याओं का प्रारंभ एक से हो, और एक से चीज जहां तक हो, जितनी संख्याएं हैं यानी नंबर हम काउंट कर लेंगे और नंबर काउंट करने के बाद उसका स्क्वायर हम कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक से प्रारंभ था, 35 आया था, 35 स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पर आ जाता क्या, क्रमांकन विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन यहाँ पर नहीं लगने वाला, यहाँ पर भी है क्रमांकन संख्याएं, लेकिन यहाँ से एक से प्रारंभ नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा बताने का प्रयास नहीं किया, हमने बस इतना बताया कि आपको योगफल निकालना है तो n निकालो, प्रथम पद और अंतिम पद निकालो, उसके बाद सूत्र लगा दो n/2 इंटू अंडर ब्रैकेट अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। यही सूत्र आपको काफी है, एक्स्ट्रा ज्यादा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं n के लिए हम क्या करते हैं, वही अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वधातुक और प्लस का 1। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर घटा लेंगे 11, क्योंकि यहां से कर ही लेंगे 11, 11 में से 3 चला गया 8, और फिर यहां पर बचा 6, 6 में से 2 चला गया 4 और बटे का 2 प्लस का 1। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 प्लस का 1, तो n बराबर इतना कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पर n का मान कितना आ गया 25। अब हम निकालेंगे योगफल। तो योगफल कैसे निकालते बताया था अभी, योगफल बराबर सूत्र n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर 25/2 पूरे इनका योग करेंगे, 4 7 2 9, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो हम कह सकते 47 गुणे 25, इनका गुणा हम बाहर कर लेंगे, 5 सते 35 कैरी 3 और 5 चौको 20 3 23, फिर 2 सत्ते 14 कैरी 1, फिर 2 चौके 8 1 9। तो जोड़ेंगे इनको, तो पहले 5 फिर 7 फिर 9 2 11, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1175 इसका योगफल आ जाएगा। तो ये पहला टाइप पूरी तरीके से खत्म होता है। और होमवर्क के रूप में एक सवाल हम आपको देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तो लिखा क्या है, पहले इसको इरेज कर दें, लगा दो, चलो कोई नहीं। तो ये आपके साइड स्क्रीन में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद, नमस्कार।